Good morning, class. Today we will be moving forward with the chapter number 2, sexual reproduction of flowering plants, and the topic of discussion will be post fertilization events. Well, prior to it, we discussed about pollination, we discussed about what is fertilization, and now we will be talking about the changes that come across a flower after fertilization. Well, the very first change is endosperm development. What is endosperm development? Endosperm development is the development of endosperm in the ovary of the cell, of the ovary of the flower. Next is embryo development. Third is maturation of ovule into seeds, and fourth is maturation of ovary into fruit. While discussing all these, we will be talking about various changes that come across the flower after fertilization, and these were some important points. Now, endosperm development precedes embryo development. Why is it so? Because the developing embryo needs nutrition that comes from the endosperm of the ovule, of the ovary. Next point is the primary endosperm will divide and form a triploid endosperm tissue. जो बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, PEC है, वो डिवाइड करेगी और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएगी. टिश्यू यानी कि इट इज़ अ बंडल ऑफ सेल्स. तो दीज सेल्स आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल. ये जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू है, ये सपोर्ट करता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को. Next is PEN undergoes successive nuclear divisions to form free nuclei called free nuclear endosperm. जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें कॉन्टीन्यूस न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं फ्री न्यूक्लियाई जनरेट करने के लिए, जो कि क्या बनाता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को क्रिएट करता है. अब बेटा आपने नारियल देखा होगा, कोकोनट देखा होगा. व्हेन यू ओपन अ टेंडर कोकोनट यू विल सी अ फ्लूइड इनसाइड इट. वाटर, कोकोनट वाटर के नाम से जिसको जाना जाता है, वो कोकोनट वाटर और कुछ नहीं, वो क्या है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है. और जो उसके साइड में वाइट कलर का कर्नल होता है, वो क्या है, वो डेवलपिंग, वो जो है सेलुलराइज्ड एंडोस्पर्म होता है. जिन न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल जनरेट हो चुकी है, वो वाइट कर्नल बन जाती है, और अदरवाइज वो जो फ्लूइड है वो क्या है, वो ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है. ठीक है. सेल वॉल फॉर्मेशन क्रिएट्स एंडोस्पर्म. जब सेल वॉल फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है, एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर. कोकोनट वाटर वाली बात मैंने आपको अभी क्लियर की है. नेक्स्ट इज सीड जर्मिनेशन यूटिलाइजेज एंडोस्पर्म टू डेवलप एम्ब्रियो. जब भी सीड जर्मिनेट करता है, जर्मिनेशन का मतलब है बेटा सीड बनने के बाद डोरमेंसी फेज में चला जाता है, मतलब इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है. जब उस सीड में से रेडिकल और प्लूम्यूल निकलते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो सीड जर्मिनेशन कहलाता है. सीड जर्मिनेशन के लिए कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. और सीड जर्मिनेशन के बाद क्या होता है, रिजल्ट क्या मिलता है हमें, कि एक स्मॉल शूट या एक स्मॉल सैपलिंग जिसको हम बोल सकते हैं, वो जनरेट हो जाता है. अब इधर बात करेंगे हम ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट की. एम्ब्रियो डेवलपमेंट को एम्ब्रियोजेनी बोला जाता है. व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड, इट इज़ एम्ब्रियो जेनी. Jenny means something is synthesized, and embryo means the embryo, the coming generation or the new sapling. While talking about embryogeny, we see that on fertilization the result is a 2n single cell. बेटा जब फ्यूजन होता है मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का, तो हमारे पास 2n यानी कि 2 न्यूक्लियस वाला एक सिंगल सेल जनरेट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं. उस जाइगोट के अंदर मिटोटिक डिवीजन होती है, यानी कि एक सेल डिवाइड करती है 2 में. जब वो सेल 2 में डिवाइड करती है, जब वो सेल 2 सेल्स में डिवाइड करती है, तो ये जो है अनइक्वल डिवीजन होता है, यानी कि एक सेल जो है लार्ज होती है, एक सेल छोटी होती है. जो लार्जेस्ट सेल है उसको बेसल सेल भी बोला जाता है, सस्पेंसर सेल भी बोल देते हैं. तो अगर जब आप अलग अलग बुक्स को कंसल्ट करेंगे तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड अमंग दीज 2 नेम्स. एंड द स्मॉलर सेल इज नोन एज द एम्ब्रियोनल सेल और द टर्मिनल सेल. नाम से क्लियर है बेटा, एम्ब्रियोनल सेल क्या करेगी,
एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड करेगी और क्या करेगी, एम्ब्रियो जनरेट करेगी। और जो सस्पेंसिव सेल है, बेसल सेल है, ये क्या है, ये सस्पेंड करता है, इससे सस्पेंड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, ये जो एम्ब्रियोनल सेल है ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ होता है। जब हमने लास्ट क्लासेस में ओवरी के बारे में डिस्कस किया था, मैच्योर ओवरी के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके बारे में डिस्कस किया था, देन आई मेंशनड यू at that time I mentioned you that this is the chelazal end or the pole and this is the micropyle। तो बेटा एक एम्ब्रियो सैक के अंदर दो एंड्स होते हैं, एक को चेलेजल एंड बोलते हैं और एक को माइक्रोपाइल बोलते हैं। जो ओवरी की जो ये ओव्यूल की लोकेशन होती है ओवरी के अंदर कि ये इन्वर्टेड है, स्ट्रेट है, इसके बिहाफ पे ओवरीज को या ओव्यूल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एनाट्रोपस ओव्यूल और दूसरा है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस में क्या है, इन्वर्टेड ओव्यूल होता है और ऑर्थोट्रोपस में क्या है, स्ट्रेट ओव्यूल होता है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब देखिए, ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको बुक के अंदर अलग अलग डायग्राम्स मिलेंगे, किसी में माइक्रोपाइल नीचे की तरफ है, किसी में माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ है। तो ये आपको समझना होगा कि वो एनाट्रोपस ओव्यूल है या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है। अब यहाँ माइक्रोपाइल एंड नीचे की तरफ दिखा रखा है, यानी कि ये इन्वर्टेड है, यानी कि यहाँ क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल की बात हो रही है। और ये क्या है, ये है माइक्रोपाइल एंड और ये क्या है, ये है चेलेजल एंड। ठीक है, तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ क्या होगा, माइक्रोपाइल एंड की तरफ क्या होगा, एम्ब्रियोनल सेल होगी। तो ये बेसल सेल है, ये क्या है, ये माइक्रोपाइल एंड है एंड दिस इज द एम्ब्रियोनल सेल। इसी में ये जो ऊपर वाली है ये बेसल सेल है और जो नीचे वाली है ये एम्ब्रियोनल सेल है। लेकिन इसकी तरफ में जो है इन्वर्टेड है ओव्यूल, तो ये एनाट्रोपस है, और ये स्ट्रेट है ओव्यूल, तो ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये बेसल सेल जो है, सस्पेंसर सेल है, इसका काम क्या है। बेटा ये कॉन्टीन्यूसली 6 to 10 सेल्स में डिवाइड करता है और इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होती है। ट्रांसवर्स बोले तो एक्स एक्सिस पे, किस पे, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जब डिवीजन होगी तो ये लेंथ में इंक्रीज़ कर जाएगा, कम से कम 6 से 8 सेल्स बनाएगा। और क्या होगा, ये जो ऊपर वाली एम्ब्रियोनल सेल है ये इसको पुश करता है किसकी तरफ, एंडोस्पर्म की तरफ। ये चारों तरफ एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म की तरफ इसको पुश करेगा। वाई, ताकि जो ये ग्रोइंग एम्ब्रियो है इसको न्यूट्रिशन इजीली असेस हो जाए। ठीक है, मैंने बताया है कि जो सस्पेंसर सेल है ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है 6 to 10 सेल्स में। ट्रांसवर्स डिवीजन का मतलब है एक्स एक्सिस पर डिवाइड करना। एक्स एक्सिस पर डिवाइड करेगा तो 6 to 10 सेल्स जनरेट हो जाएगी। ये नेक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, नेक लाइक सेल स्ट्रक्चर बना लेगा। जो लास्ट में सेल होती है बेटा इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। जो ये लास्ट की सेल एम्ब्रियोनल सेल के साथ जुड़ी हुई होती है इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। ये जो ऊपर लार्जर सेल रह जाती है इसको बोलते हैं वेस्टिकुलर सेल और होस्टोरियल सेल। ठीक है, मैंने बताया अभी आपको, पुशेस एम्ब्रियो टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म। उसके बाद आप देख रहे हैं ये जो हमारी एम्ब्रियोनल सेल थी, ये सेल जो है ये डिवाइड करती है 2 बार। कैसे, वर्टिकली। जब वर्टिकली डिवाइड करेगी यानी कि वाई एक्सिस पे डिवाइड कर रही है। ठीक है, वाई एक्सिस पे डिवाइड करने पे ये जब इसमें वाई एक्सिस पे ये 2 बार डिवाइड करेगी तो टोटल रिजल्टिंग सेल्स कितनी हो जाएंगी बेटा, 4 सेल्स हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जो 4 सेल हैं, 1 2 3 4, ये जो 4 सेल्स हैं ये ट्रांसवर्सली डिवाइड हो जाती हैं, यानी कि इस तरह से। जब ये इस तरह से डिवाइड होंगी तो इनके पीछे भी सेल्स आ जाएंगी। टोटल कितनी हो गया, 8 सेल्स हो गई हैं। ठीक है, और 2 टियर फॉर्मेशन हो गया। 4 सेल ऊपर वाली लेयर में है, 4 सेल इसको उल्टेंगे, फ्लिप करवाएंगे तो इसके पीछे भी 4 सेल्स होंगी। ठीक है, तो ये रिजल्टिंग जो ये 8 सेल्स वाला स्ट्रक्चर बना है
ये ग्लोब्यूलर सेल लाइक स्ट्रक्चर शेप ले लेता है, ग्लोबुलर शेप ले लेता है। ठीक है, इसमें जो हाइपोफाइसिस की तरफ वाली सेल्स हैं, जो इस तरफ वाली सेल्स हैं, वो रूट या हाइपोकोटाइल बनाती हैं, और जो नीचे वाले एंड की तरफ जो सेल्स रह गई वो शूट और कोटिलीडन की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब आ गई बाउंड्री वाली सेल्स जो पेरिफ्री पे हैं। ये सेल्स सीड कोट फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। जब कोटिलीडन की बात आती है तो कोटिलीडन के बिहाफ पे सीड्स दो टाइप में डिवाइडेड हैं। कौन से? मोनोकोटिलीडन जिसमें एक है, और डाइकोटिलीडन जिसमें दो कोटिलीडन्स प्रेजेंट है। वेन एवर यू रिमूव द सीड कोट ऑफ चिकपी, जो छोले हैं, राजमा हैं, बीन्स हैं, इनका जब बेटा ऊपर वाला जो हार्ड कवरिंग है उसको जब हटाते हैं तो यू नोटिस इट इक्वली डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स, मिरर इमेजेस की तरह दो पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं। वो दो क्या होते हैं? वो कोटिलीडन्स होते हैं। ठीक है, तो नीचे वाला ऊपर जो हाइपोफाइसिस की तरफ है वो तो हाइपोकोटाइल बनाएगा, जो नीचे वाली तरफ है वो शूट और कोटिलीडन फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। इसी के अंदर और डिविजन्स होने पे हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है, और इसी हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर के बाद जो रिजल्ट है वो एम्ब्रियो, रिजल्टिंग एम्ब्रियो जनरेट होता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, AIPMT में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये मेरे को मिला है, और ये NCERT के अंदर मेंशन नहीं है, तो इसको आप स्टार मार्क करके और नोट डाल लीजिएगा। बेटा जो 4 सेल स्ट्रक्चर है, 4 सेल स्ट्रक्चर है जो यहाँ बना था, इसमें जो फर्स्ट हमारी वर्टिकल डिवीजन हुई थी, जो वर्टिकल डिविजन्स थी 2, उनके बाद जो 4 सेल स्ट्रक्चर बना था, 4 सेल स्ट्रक्चर बना था, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्वाड्रेंट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, these 2 unequal cells, the 2 in zygote. Go through it, practice it so that you could remember it more easily. नेक्स्ट जब हम बात करते हैं हार्ट शेप स्ट्रक्चर की, तो बेटा उसमें जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये नीचे वाला पोर्शन, ये क्या है? ये रूट कैप बनाता है। इससे ऊपर जो पोर्शन है वो क्या है? रूट टिप बनाता है। आपने नोटिस किया होगा जो भी रूट होती है उसके ऊपर एक थिकनिंग होती है, एक हार्ड कवर लाइक स्ट्रक्चर, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या होता है? वो रूट कैप होती है। वाई इट इज़ देयर? इट इज़ देयर टू प्रोटेक्ट द एक्सटेंडेड रूट। जो रूट एक्सटेंड हो रहा है सोइल के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये रूट कैप हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है रूट टिप, और ये बाकी का स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हार्ट शेप स्ट्रक्चर है ये हाइपोफाइसिस की तरफ वाला एरिया है। ठीक है, और ये शूट की तरफ का एरिया है। मैंने आपको नेक्स्ट पिक में जो एक्सप्लेन किया है इस इमेज में, मैंने इस स्ट्रक्चर को इन्वर्ट कर दिया, यानी कि इसकी तरफ वो, इसके नीचे की तरफ क्या है? सस्पेंसर सेल्स वाला एरिया है, वेस्टिकुलर सेल वाला। ठीक है, ये इतना डिटेल में आपकी एग्जाम में आएगा नहीं। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अब देखिए, यहाँ एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, यहाँ एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, जिसकी वजह से ये कोटिलीडन इस कोटिलीडन की मिरर इमेज जनरेट करता है। ठीक है, या इसके ऊपर जब कवरिंग आ जाती है ये बंद हो जाएगा और एक सीड का फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखिए, ये जो ऊपर वाले ये विंग शेप स्ट्रक्चर है ना, ये कोटिलीडन्स बना लेंगे। 2 कोटिलीडन्स हैं, तो इट इज़ इमेज ऑफ फिगर ऑफ सीड ऑफ डायकॉट प्लांट। अच्छा, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनता है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकॉट एंड डायकॉट प्लांट्स।
ये साथ साथ रिवाइज करते चलें ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी रहे पेपर में। अगर ये एक ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर ये सवाल पूछा जाता है सीड कोट और इसका डाइकोट मोनोकोट सीड्स का। देखिए ये जो टिप है, ये वाला जो कर्व है, ये क्या बनाएगा, ये बना लेता है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या है, प्लूम्यूल शूट ऑफ पार्ट को जनरेट करता है। ठीक है, ये सेंटर वाला स्ट्रक्चर क्या रह जाएगा, दिस विल बी एपिकोटाइल, दिस विल बी एपिकोटाइल। ये जो यहाँ एक कर्व होगा, नॉच लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये क्या कहलाएगा, इट विल बी कहलाए cotyledonary node. I am sorry if it's not pronounced correctly. It is known as cotyledonary node. This portion will form the root, so it will be known as the radical part, and the last part will be the root cap. Okay, I hope this is clear. मोनोकोट उसका सीड का डायग्राम भी आप अपनी NCERT से रिवाइज कर लेंगे। और हाँ, ये पेज नंबर 37 पे जितने भी डायग्राम्स हैं, देयर आर अराउंड 4 to 5 डायग्राम्स, प्लीज़ गो थ्रू देम। अभी जो हमारे लॉकडाउन के चलते क्लासेस रेगुलर नहीं लग रही हैं, उसकी वजह से सिलेबस रिड्यूस हो जाता है, और इसी तरह के डायग्राम्स को जो है CBSE अपने सैम्पल पेपर्स में शो कर रही है। तो चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, और प्लीज़ प्रेफर द अपडेटेड NCERTs। काफ़ी कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड हुई हैं, मेंशन की गई हैं उसमें। अब देखिए, ये एक डाइकोट सीड को मैच्योर होने के बाद सीड कोट रिमूव करके दिखाया गया है। ऊपर वाला हिस्सा क्या है, प्लूम्यूल, इसको कौन बनाता है, एपिकोटाइल बनाता है। नीचे वाला हिस्सा क्या है, रेडिकल का, इसको कौन बनाता है, इसको हाइपोकोटाइल बनाता है। और ये बीच में क्या रहेगा बेटा, दीज आर द कोटिलिडन्स। कोटिलिडन्स में क्या है, इसमें एंडोस्पर्म है जो कि न्यूट्रिशन कैरी करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट बात आती है कि इतना सब कुछ होने के बाद जो लास्ट में रिजल्ट मिला वो क्या है, वो है सीड। ठीक है, सीड क्या है बेटा, सीड है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, इट्स वेरी क्लियर। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यस, कोटिलिडन्स, सीड कोट और एम्ब्रियोनल एक्सिस एक सीड के इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, यानी कि कोई भी सीड होगा उसमें ये तीन चीज़ जरूर होंगी। अब बेटा सीड एंडोस्पर्म की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस वो हैं जिसके अंदर एंडोस्पर्म जो है वो कम्प्लीटली यूटिलाइज हो गया है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान, और एल्ब्यूमिनस वो है कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान के बाद भी उसके अंदर एंडोस्पर्म मौजूद है। इसके एग्जाम्पल हैं पी एंड ग्राउंडनट। एल्ब्यूमिनस प्लांट्स, एल्ब्यूमिनस सीड्स के एग्जाम्पल में आते हैं व्हीट, मेज एंड बार्ले, गेहूँ, मक्की और बाजरा। ठीक है, ब्लैक पेपर में और बीट में इनमें क्या है बेटा, इसमें न्यूक्लियस के भी पार्ट जो हैं वो परसिस्टेंट होते हैं, मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। जो ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स थे वो हार्डन हो जाते हैं क्या बनाने के लिए, सीड कोट। ये इनकम्प्लीट रह गया, सीड कोट। इंटेग्यूमेंट्स क्या थे, मैंने आपको बताया था ना, ये जो कवरिंग्स हैं ये हैं इंटेग्यूमेंट्स। इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये बना लेते हैं सीड कोट। तो इससे आगे का आपने 10th में पढ़ा है कि सीड जो है जब डेवलप होता है तो जो किसी भी फ्लावर के आउटर जो वर्ल्स हैं, ये जो पेटल्स हैं, एंथर वाले पार्ट हैं, ओवरी को छोड़ के जो इसमें ओव्यूल में एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको छोड़ के ये बाकी के जितना भी पोर्शन है, सेपल्स वगैरह, ये मैक्सिमम फ्लावर्स में डीजनरेट हो जाता है, फॉल ऑफ कर जाता है, ड्राई अप होके, ताकि जो न्यूट्रिशन है, जो प्लांट न्यूट्रिशन जनरेट कर रहा है, फूड बना रहा है, वो एम्ब्रियो को मिले और उसका मिसयूज़ ना हो। सो द एक्स्ट्रा वॉल्स ऑफ द फ्लावर आर शेड ऑफ to promote the development of the embryo only। इस developing embryo की वजह से में ओवरी जो है, ओवरी बनाती है सीड कवर या फ्रूट कवर
एंडोस्पर्म बना लेता है पल्प। एंडोस्पर्म क्या बनाएगा? पल्प ऑफ द फ्रूट। और जो उसके अंदर ओवरी है वो क्या हैं, सॉरी ओव्यूल्स हैं, वो क्या बन जाएंगे? दे विल फॉर्म द सीड्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अच्छा, फर्टिलाइजेशन से जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्रूट बनता है वो कहलाता है ट्रू फ्रूट, और जो फर्टिलाइजेशन के बिना जो फ्रूट बन रहा है, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, वो क्या कहलाएंगे? फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट जनरली पार्थिनोकार्पिक होते हैं। अगर हम 12th के लेवल की बात करें तो ये तो बेटा आपने कॉमन 10th में भी पढ़ा था कि ट्रू फ्रूट होता है, फॉल्स फ्रूट होता है, पार्थिनोकार्पिक होता है। अगर इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, क्या बताएंगे कि ट्रू फ्रूट के अंदर जो ओवरी है वो बनाती है क्या? फ्रूट। लेकिन फॉल्स फ्रूट के अंदर ओवरी के अलावा भी फ्लावर का जो पार्ट है वो फ्रूट बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल। एप्पल के अंदर जो थैलेमस होता है वो भी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। थैलेमस क्या था? थैलेमस ये पार्ट होता है बेटा, ये जो बेसल पार्ट है ना, फ्लावर को जो स्टिक से ज्वाइन करता है, ये फ्लावर जिस पे सीटेड है ये पार्ट, ये क्या है? ये थैलेमस होता है। तो ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है एप्पल के अंदर। पार्थिनोकार्पिक की जब हम बात आते हैं तो यहाँ हम स्पेसिफिक हो जाते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है लेकिन फ्रूट जनरेट हो गया है। फॉर एग्जांपल बनाना। बनाना जो है बेटा पार्थिनोकार्पिक है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो देयर विल बी नो सीड फॉर्मेशन, इसीलिए इस फ्रूट के अंदर सीड नहीं होते। जब नो सीड फॉर्मेशन की बात आती है या विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन होता है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है? डेट इज नोन एज एपोमिक्सिस। उसको क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। और एपोमिक्सिस आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्निक है, जिसके थ्रू हम ऐसे फ्रूट्स बना रहे हैं जो कि सीडलेस है, सच एज लेमन्स। आपने बड़े बड़े लेमन्स देखे होंगे जिसके अंदर सीड नहीं होते, वो किसका रिजल्ट है? डैट इज़ इनोवेशन बिकॉज ऑफ द टेक्निक एपोमिक्सिस। ओके, तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसके जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे मैं PDF बना के आपको सेंड कर दूँगी, और यहाँ तक आप जो है अच्छे से अपने दोनों चैप्टर्स को तैयार कीजिए। आने वाली क्लासेस में किसी भी दिन आपका सरप्राइज टेस्ट हो सकता है। थैंक यू।